नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों से थोड़ी व्यस्तता थी काम में, परिवार में, इसी वजह से वीडियो नहीं बना पा रहे थे। 50-60 दिन हो गए। आज हम नए स्टार्ट के साथ आए हैं। आज दोस्तों वैसे मेरा म मन था किसी और मुद्दे पे बोलने का, लेकिन क्योंकि लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं तो सबसे बड़ा, सबसे ज़रूरी मुद्दा यही है। आप सबको पता है हमारे देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकसभा चुनावों की घोषणा हो गई है। 7 चरणों में मतदान होंगे। 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरण में मतदान होंगे। 4 जून को नतीजे आएंगे। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उड़ीसा के भी साथ में ही चुनाव होंगे। दोस्तों इसके अलावा यूपी, बंगाल और बिहार में 7 चरणों में चुनाव होंगे। महाराष्ट्र में 5 चरण में चुनाव होंगे। राजस्थान में 2 चरण में चुनाव होंगे। गुजरात में 1 चरण में चुनाव होगा। इस तरह से अलग अलग राज्यों का अलग अलग हिसाब किताब है। दोस्तों अब ये जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, आज इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। मैंने कई न्यूज़पेपर्स की आर्टिकल्स पढ़े और टीवी रिपोर्ट्स देखी। इसके बाद आज एनालिसिस करेंगे इस लोकसभा चुनावों का। दोस्तों ये लोकसभा चुनाव 2024 भारत के लिए, लोकतंत्र के लिए और भारत के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। एक तरफ बात करेंगे सभी राजनीतिक समीकरणों की। टिकटों का ऐलान हो चुका है। बीजेपी ने भी टिकट ऐलान कर दिए हैं। 2 लिस्ट आ चुकी है जिसमें 270 नाम आ गए हैं। कांग्रेस ने भी अपने 70-80 नामों के टिकट के ऐलान कर दिए हैं। टिकटों की चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन पहले तैयारी बेसिक चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले चर्चा करते हैं बीजेपी की, एनडीए की, क्योंकि अपने कुनबे को लगातार बढ़ा रही है इस लोकसभा चुनाव से पहले। जैसा कि आप जानते हैं कि टीडीपी और जनसेना आंध्र प्रदेश में, वाईएसआर कांग्रेस वहाँ पे सत्ता में है। उन्होंने कई बार बीजेपी का समर्थन किया राज्यसभा में, लेकिन राजनीति है। चंद्रबाबू नायडू अब एनडीए के साथ हैं, तो जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ एक तरीके से बीजेपी चुनाव लड़ेगी। और यहाँ पे आंध्र प्रदेश में जो बताया जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू इस बार अच्छा प्रदर्शन करेंगे, तो चंद्रबाबू नायडू एनडीए के साथ हैं निश्चित रूप से, और वो एक अच्छा बूस्ट देंगे बीजेपी को। तो ये बीजेपी के लिए पहला गेन है। इसके अलावा नीतीश कुमार, आपको पता है कि बीजेपी के साथ आ गए हाल ही में, जेडीयू। इसके अलावा दोस्तों आप सब जानते ही हैं किस तरह से यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो पार्टी है जयंत चौधरी की, आरएलडी, वो भी बीजेपी के साथ आ गई है, एनडीए के साथ आ गई है। इसके अलावा बीजेपी के लिए एक सेटबैक तमिलनाडु में जरूर है कि एआईएडीएमके के साथ बीजेपी ने गठबंधन तोड़ लिया है अन्नामलाई की वजह से, क्योंकि अन्नामलाई कह रहे थे कि हमें अकेले ही काम करना होगा। जेडीएस जो जनता दल सेकुलर पार्टी है कर्नाटका के अंदर, वो आ गई है बीजेपी के साथ। इसका गठबंधन हो गया है जनता दल सेकुलर पार्टी का। इसके अलावा महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार बीजेपी के साथ है ही महायुति, और राज ठाकरे की भी चर्चा है कि वो भी बीजेपी के साथ आने वाले हैं। तो उड़ीसा में भी चर्चा है कि बीजू जनता दल जो है, वहाँ पे सत्ताधारी पार्टी नवीन पटनायक की बड़ी अच्छी इमेज है वहाँ पर, वो भी बीजेपी में, अब बीजेपी के गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों एनडीए का कुनबा लगातार मजबूत होता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है देश के अंदर विदेश के अंदर, उसका निश्चित रूप से फ़ायदा एनडीए को होगा। सबसे बड़े नेता हैं देश के, दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, और उनकी छवि एक मजबूत छवि है। एक अच्छे प्रधानमंत्री की, बेदाग प्रधानमंत्री की छवि है। और जिस तरह से उनका जो विजन है 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ा रहे हैं वो, जैसा कि बीजेपी और एनडीए कहती रही है, विकास का जो मुद्दा है, अनुच्छेद 370 का जो मुद्दा है, या जो राम मंदिर का मुद्दा है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए इस चुनाव में बहुत बड़ी गेंद दे सकता है। दोस्तों बीजेपी और एनडीए गवर्नमेंट के लिए ये मुद्दे अच्छे हैं। और सीएए के अगर रूल्स आ गए हैं, आपको पता हो तो, चुनाव से पहले यूसीसी की चाहे बात हो, बीजेपी के जो मुद्दे थे उन्होंने पूरे कर दिए हैं। हालांकि यूसीसी पूरे देश में लागू नहीं हुआ है, सिर्फ उत्तराखंड में हुआ है अभी तक, उसका एक ढांचा आया है। तो दोस्तों बीजेपी और एनडीए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो उनकी ताकत है आपको मैं बताऊं तो, एक तो हिंदुत्व, जिस तरह से वो खुलकर हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, भारत की संस्कृति का प्रचार करते हैं देश दुनिया में जाके, सबसे बड़ी ताकत उनकी ये। दूसरा, भारत में जो विदेशों में भारत का नाम बढ़ रहा है वो उनकी उपलब्धि है। तीसरा जो है, आप कह सकते हैं राष्ट्रवादिता, 370 हटाना, आतंकवाद, कट्टरता के खिलाफ काम, ये उनकी उपलब्धि है। और दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो बीजेपी और एनडीए सरकार के लिए और कई उपलब्धियां, जो इसमें कल्याणकारी योजना है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज, घर, कई तरह की इस तरह की उपलब्धियां हैं बीजेपी और एनडीए गवर्नमेंट की। और उसके बाद बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशन, संगठन जिस तरह से काम करता है, ये बीजेपी के लिए एक प्लस पॉइंट है, एक बूस्ट है। दोस्तों बीजेपी ने अभी 2
टिकट्स जो ऐलान किए हैं उनमें नागपुर में नितिन गडकरी, लखनऊ से राजनाथ सिंह, काशी से नरेंद्र मोदी, गांधीनगर से अमित शाह, ये सब लोग चुनाव में हैं। और हाल ही में जो मनोहर लाल खट्टर हैं, जिनको हरियाणा के सीएम पद से हटा दिया गया और नवाब सिंह सैनी वहाँ पे सीएम बन गया अचानक से ही, वहाँ पे भी करनाल से चुनाव लड़ाया जा रहा है मनोहर लाल खट्टर को। शिवराज सिंह चौहान भी चुनाव लड़ रहे हैं मध्य प्रदेश में। इसके अलावा राजेंद्र राठौड़ जो राजस्थान के बड़े नेता हैं, उनको भी चुनाव लड़ाने की चर्चाएं चल रही है राजसमंद या जयपुर ग्रामीण से, हालांकि उनका ऐलान अभी नहीं हुआ उनके नाम का। उसके अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से, और चिराग पासवान की पार्टी को वहाँ पे 5 सीट दे दी गई है। और इस तरह से बीजेपी और एनडीए ने अपने टिकटों का ऐलान किया है दोस्तों। अब आपको बताते हैं बीजेपी के कुछ और नाम, जिसमें स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव लड़ेगी और प्रहलाद जोशी चुनाव लड़ेंगे जो केंद्र में मंत्री हैं, और पार्टी के बड़े बड़े नेता इस बार चुनावी मैदान में होंगे दोस्तों। इसके अलावा आपको मैं बताऊं कि ये जो बीजेपी सरकार है दोस्तों, इसके पास इसकी खामियां क्या है दोस्तों। जैसा कि विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि बीजेपी सरकार में जो पेपर लीक का जो मुद्दा है दोस्तों, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। जैसा कि हमने देखा कि यूपी के अंदर पेपर लीक की जो घटनाएं हुई, उसके बाद किसान आंदोलन, अग्निवीर, जिस तरह से 4 साल तक की सेना की अवधि कराई गई, हालांकि वो एक अच्छा फैसला है देश के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं युवा वोटर्स के लिए ये एक बड़ा मुद्दा होगा। और अग्निवीर के अलावा महंगाई, अभी हालांकि पेट्रोल डीजल के दाम कम किए गए हैं, ये कहीं ना कहीं मुद्दे बीजेपी के खिलाफ जा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है पर्सनली कि बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में है इस चुनाव में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कह रहे हैं पूरा देश मेरा परिवार है, जो लालू यादव ने गांधीनगर में कह दिया था, गांधी मैदान में कह दिया था, माफ़ कीजिएगा, पटना में, मोदी का कौन परिवार है ये वो, तो उस पर उन्होंने जवाब दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी बहुत मजबूत स्थिति में है निश्चित रूप से आज भी, और देश के विकास जो पूरा कुछ मुद्दे जरूर हैं, लेकिन उसके बावजूद एनडीए गवर्नमेंट वापस आ सकती है। जो अभी ओपिनियन पोल्स आए हैं उसमें भी यही है। 400 पार होगा या नहीं होगा, चलिए तो एक बड़ा सवाल है, लेकिन बीजेपी और एनडीए वापसी कर सकती है निश्चित रूप से दोस्तों इन चुनावों में, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों। इसके अलावा जो कि विपक्ष है उसके बारे में चर्चा करते हैं। इंडिया गठबंधन जो पूरी तरह से टूट चुका है चुनावों से पहले। इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, यूसुफ पठान साहब को टिकट दे दिया है अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ, वहाँ पे अलग लड़ाई चल रही है बंगाल में, और वहाँ पे संदेश खाली का मामला हो गया, आपको पता है। हालांकि ममता बनर्जी कह रही है कि बीजेपी वाले मणिपुर पे बात नहीं करते, लेकिन इस तरह से इंडिया गठबंधन तो टूट चुका है दोस्तों। देखिए, इंडिया गठबंधन की तैयारियों की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता जो है राहुल गांधी साहब, वो वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। अमेठी से अभी तक उनका पता नहीं है। रायबरेली से सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ेगी, राज्यसभा जा चुकी है राजस्थान से। हिमाचल प्रदेश में उनकी सरकार अभी बची है, अभिषेक मनु सिंघवी साहब नहीं जा पाए। तो इंडिया गठबंधन के लिए चुनाव बहुत कठिन होने जा रहा है। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा जो पिछले 2022 में हुई थी, और उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा, 2 यात्रा निकाली है राहुल गांधी ने, इसका कितना असर ग्राउंड पे होगा ये देखने वाली बात होगी। कांग्रेस का कहना है कि कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस को इसी की वजह से जीत मिली है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के लिए ये करो या मरो का चुनाव है निश्चित रूप से दोस्तों। कांग्रेस पार्टी को अपनी जी जान लगानी होगी इस चुनाव में, और कांग्रेस के खिलाफ जो मुद्दे जा रहे हैं, एंटी हिंदू जो छवि उसकी बन रही है, जैसा कि बीजेपी वाले कहते हैं, और एंटी नेशनल छवि उसकी बनी, मतलब जिस तरह से बीजेपी ने आरोप लगाया, उसकी छवि बहुत दाग लग चुकी है उसकी छवि पे। उसको सुधारने की कोशिश लगातार राहुल गांधी कर रहे हैं, और राहुल गांधी के छवि में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट तो आया है निश्चित रूप से दोस्तों, ये तो मेरे को मानना पड़ेगा, आप लोगों को भी मानना पड़ेगा। अब बात ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी इस चुनाव के अंदर कुछ बड़ा काम कर सकती है? क्या कांग्रेस पार्टी चुनाव में जो मुद्दे हैं बेरोजगारी के, अग्निवीर के, मणिपुर का, या फिर महंगाई का, क्या उस तरह से जनता के सामने ले जा सकती है? किसान के एमएसपी पे गारंटी दे देंगे, जो किसान आंदोलन चल रहा है उस पर भी राहुल गांधी ने कहा। कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन है जिसमें टूट पड़ चुकी है लगातार। अब आप इंडिया गठबंधन देखिए तो यूपी में हालांकि सीट का बंटवारा हो चुका है, दिल्ली पंजाब में नहीं हुआ, दिल्ली में हो गया है। चंडीगढ़ मेयर का जो चुनाव हुआ था, आपको पता है किस तरह से बीजेपी ने वहाँ काम किया था, तो वहाँ पे भी विपक्ष वाले चिल्लाने लग गए। और कई तरीके से जो विपक्ष कहता रहा है कि बीजेपी के लोग
तोड़ते हैं पार्टियों को, लेकिन ये तो हर पॉलिटिकल पार्टी करती है दोस्तों। और राहुल गांधी की जो यात्रा थी दूसरी वाली, उसमें यार अशोक चौहान चले गए, मिलिंद देवड़ा चले गए, बाबा सिद्दीकी चले गए, पार्टी के कई नेता एक दूसरे जा रहे हैं छोड़ छोड़ कर कांग्रेस पार्टी को। तो कांग्रेस के लिए चुनाव मुश्किल है। गांधी मैदान पटना में रैली करी, उसके बाद अभी शिवाजी पार्क में मुंबई में राहुल गांधी की यात्रा का समापन हुआ, वहाँ पे रैली हुई। 19 अप्रैल को पहला चरण का मतदान है, 102 सीटों पर मतदान होगा, 543 सीटें लोकसभा में होती है। और निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन, जिसमें ममता बनर्जी पता नहीं मान जाए तो, अभी तक तो नहीं मानी है, 42 सीटों पे बंगाल पे अकेले लड़ रही है। उन्होंने कहा है कि हम ही हरा सकते हैं, सिर्फ बीजेपी को कांग्रेस पार्टी नहीं हरा सकती। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जरूर गठबंधन हो चुका है, बिहार में आरजेडी के साथ कांग्रेस पार्टी गठबंधन कर ही रही है, वो तो कोई नई बात है नहीं। तो इंडिया गठबंधन का कोई लेना देना दिख नहीं रहा, क्योंकि वो पहले 2019 में था वैसा का वैसा ही है। इसके अलावा आप देखिए तमिलनाडु में डीएमके के साथ गठबंधन 2019 में भी था, अब भी है। आम आदमी पार्टी के साथ हालांकि दिल्ली में गठबंधन हुआ है, 4 पर आप लड़ रही है, 3 पर यहाँ पर कांग्रेस लड़ रही है। यहाँ पे भी 6 टिकट बदल दिए गए हैं बीजेपी द्वारा। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि सांसदों ने कोई काम नहीं किया दिल्ली में, इस बार बीजेपी को लोग हराएंगे। हालांकि मनोज तिवारी का जो टिकट है वो मेंटेन रखा गया है इस लोकसभा चुनाव में। दोस्तों अब ये लोकसभा चुनाव किस तरह से चल रहा है आप देख रहे हैं। अब इस चुनाव में क्या विपक्ष अपनी ताकत दिखा पाएगा, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विजन के साथ काम कर रहे हैं 2047 को लेकर, जो बात कर रहे हैं विकसित भारत, महिला कल्याण, बहन बेटियों के कल्याण की, क्या वो मुद्दा चलेगा, या फिर बेरोजगारी, अग्निवीर, पेपर लीक, ये जो मुद्दे हैं ये भी बड़े हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी पेपर लीक पर बात करे उससे पहले उनको बताना चाहिए, जो कांग्रेस कहती है कि पेपर लीक हुआ उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल निश्चित रूप से हुआ, बहुत गलत हुआ। लेकिन कांग्रेस पार्टी के राज्य राजस्थान में भी तो पेपर लीक हुए थे, रीट के, आरएस के, वो भी कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए। तो ये तो दोहरी नीति गलत है, और ये तो हर राज्य में होता है, ये सिस्टम से जुड़ा मुद्दा है, इसको तो बहुत हद तक सुधारने की ज़रूरत है दोस्तों। इसके अलावा एनडीए सरकार वापस बन सकती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और कांग्रेस पार्टी के लिए अब भी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत परिश्रम की ज़रूरत है। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, महाराष्ट्र के अंदर भी उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ कांग्रेस लड़ रही है, वहाँ पे भी सीटों में अभी तालमेल नहीं बनाया गया है। इसके अलावा चुनौती निश्चित रूप से विपक्ष के सामने ज़्यादा है। एनडीए गठबंधन मजबूत स्थिति में है। जो इंडिया गठबंधन है, जो बनाया था पटना में सितंबर 2023 में, उसकी पहली बैठक हुई थी, उसके बाद ऐसा लग रहा था एक हवा क्रिएट हो गया था कि कांग्रेस, माफ़ कीजिएगा, जो विपक्षी पार्टियां हैं वो नरेंद्र मोदी जी को हटा सकती है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से ये टूटा, ममता बनर्जी गई, नीतीश कुमार गए, और ममता बनर्जी का कहना है कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेगी। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का तो कोई मतलब रह नहीं गया है। लेकिन विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती नरेंद्र मोदी को हराना है, और बहुत मुश्किल है उनको हराना। जिस तरह से उनकी छवि है, ब्रांड छवि है, और जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं, हालांकि राहुल गांधी ने भी मेहनत की है भारत जोड़ो यात्रा के जरिए, लेकिन नरेंद्र मोदी की जो मेहनत है, राष्ट्रवादिता की जो उनकी छवि है, और देश की संस्कृति को लेकर चलते हैं, उससे शायद एनडीए को फ़ायदा होता दिख रहा है इन इलेक्शंस के अंदर। दोस्तों टिकटों में कांग्रेस पार्टी ने वायनाड से लड़ाया है राहुल गांधी को, क्या वो अमेठी से लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। जालोर से लड़ रहे हैं वैभव गहलोत, जो अशोक गहलोत के बेटे हैं, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। कमलनाथ भी एक चर्चा चल रही थी कि बीजेपी में जाने वाले, लेकिन उनके बेटे नकुलनाथ भी छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं। भूपेश बघेल साहब चुनाव लड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस ने अपने बड़े बड़े नेताओं को चुनाव लड़ाने को कह दिया। केसी वेणुगोपाल चुनाव लड़ रहे हैं, शशि थरूर का नाम आ चुका है तिरुवनंतपुरम केरल से। तो अब ये चुनाव किस और मुड़ेगा। CAA जो बीजेपी लेकर आ गई है चुनाव से पहले, हालांकि विपक्ष का विरोध कर रहा है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि तुष्टीकरण की राजनीति है। अब देखिए दोस्तों 2024 में क्या होता है। लोकसभा चुनाव आ चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे बड़े जो राज्य हैं उत्तर प्रदेश, उसमें बीजेपी की स्थिति मजबूत है। बंगाल जहाँ पे टफ फाइट देगी टीएमसी निश्चित रूप से। संदेश खाली के बाद क्या वहाँ माहौल बदला है, ये देखना पड़ेगा। मणिपुर में क्या बीजेपी को उस तरह का सपोर्ट मिलेगा, ये देखना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों महाराष्ट्र, वहाँ पे अलग अलग गठबंधन है, नई पार्टियाँ हैं, सारी पार्टियाँ तोड़ दी गई है। अब उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे हैं, अजीत पवार और शरद पवार है, 2 शिवसेना 2 एनसीपी है। वहाँ पे किस तरह का मुकाबला होता है ये देखना होगा। बिहार के अंदर क्या समीकरण बैठते हैं, आरजेडी, कांग्रेस गठबंधन, महागठबंधन और नीतीश कुमार जो वापस पलटी मार के बीजेपी के पास गए हैं, उनके बीच में किस तरह की टक्कर होती है। तमिलनाडु में डीएमके को कैसे चुनौती दे पाएंगे अन्ना मिलाई बीजेपी के, ये देखने वाली बात होगी। गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश तो बीजेपी का किला है ही।
उसमें बीजेपी को चुनौती दिख नहीं रही ज़्यादा। इसके अलावा अग्निवीर का मुद्दा किस तरह से इम्पैक्ट करेगा हिमाचल में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, जहाँ से ज़्यादा सिपाही आते हैं, क्या ये मुद्दा इम्पैक्ट कर सकता है। कांग्रेस गारंटियाँ ला रही है नारियों के लिए 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, अभी घोषणा पत्र आना है पार्टियों का। ये चुनाव जिस तरह से आगे बढ़ेगा उस तरह से पता चलेगा। इंडिया गठबंधन विपक्ष जो है केजरीवाल की गिरफ्तारी होने की ओर है, तो विपक्ष के सामने चुनाव मुश्किल है। एनडीए गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी अच्छी छवि के साथ काम कर रहे हैं, कई उनके खिलाफ भी मुद्दे हैं, लेकिन विपक्ष के लिए ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहेगा ये चुनाव। जो बीजेपी के मुद्दे हैं, बीजेपी की घोषणाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, और चाहे वो घर बनाना हो, शौचालय बनाना हो, महिला सम्मान हो, बीजेपी मजबूत स्थिति में चुनाव में है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और बीजेपी का जो ऑर्गेनाइजेशनल वर्क है वो भी शानदार दोस्तों है। और एनडीए के लिए ये चुनाव थोड़ा आगे दिख रहा है। आगे भी हम एनालिसिस करते रहेंगे लोकसभा चुनाव का। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी? आप अपना वोट जरूर दीजिए। लोकसभा का चुनाव, देश का चुनाव, भारत का चुनाव, आने वाले भारत के लिए, दुनिया में भारत के छवि के लिए चुनाव बहुत ज़रूरी है, और भारत के भविष्य के लिए आप वोट दीजिए। 2024 में आंध्र प्रदेश में चुनाव है, जहाँ पे वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी के बीच में मुकाबला है, मुख्य मुकाबला है। टीडीपी अब एनडीए में आ चुकी है। जो विधानसभा का चुनाव है आंध्र प्रदेश का बता रहा हूँ। उड़ीसा में भी बीजेडी और बीजेपी वैसे तो एक ही माने जाते हैं, लेकिन अभी गठबंधन नहीं हुआ है, तो हम मानते हैं बीजेडी और बीजेपी के खिलाफ ही चुनाव होगा विधानसभा का। सिक्किम में भी जो कि सत्ताधारी दल है एनडीए, वो बहुत मजबूत है। और अरुणाचल प्रदेश में भी बीजेपी लगभग 60 में से 57 विधायक उसके ही हैं। तो ये 26 सीटों पे इसके अलावा उपचुनाव भी होंगे। तो लोकसभा चुनाव 2024 आचार संहिता लग चुकी है। क्या मुद्दे रहेंगे? आपकी क्या राय है इस लोकसभा चुनाव के बारे में? लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, वोट दीजिए। जय हिंद, जय भारत।